रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं क्लास 10th के लिए और इस बैच का नाम हमने क्या रखा है, निश्चय बैच। ठीक, अब तक हमने ज्योमेट्री का एक चैप्टर अपलोड कर दिया है ट्राइंगल, और ये है ज्योमेट्री का हमारा लास्ट चैप्टर सर्कल्स। ठीक, और आपके एनसीईआरटी का है ये चैप्टर नंबर 10। ठीक, चलिए आइए कुछ छोटी मोटी बेसिक बातों पे बात कर लेते हैं, बाकी इसकी जो भी रिजल्ट्स होंगे, जो भी थ्योरम्स होंगे, हम उसको सीधे क्वेश्चंस पे समझेंगे। ठीक, जैसे मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आपको सर्कल को लिखने का क्या तरीका होता है, सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, है ना, इस तरीके से सर्कल को लिखा जाता है। सर्कल होता क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, ना, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which are at a constant distance, ना, कांस्टेंट डिस्टेंस या फिर फिक्स्ड डिस्टेंस। ठीक, और इसी फिक्स्ड डिस्टेंस को हम लोग क्या बुलाते हैं, रेडियस, है ना। कहाँ से, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, है ना, फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बुलाते हैं, सेंटर, है ना, इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। इसमें कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। जहाँ पे फिक्स पॉइंट को हमने सेंटर बुलाया है, फिक्स डिस्टेंस या कांस्टेंट डिस्टेंस को हमने क्या बुलाया है, रेडियस ऑफ अ सर्कल बोला है। ठीक, अच्छा, हम ये वर्ड कब यूज किया करेंगे, रेडियाई ऑफ सर्कल, है ना, फॉर टू रेडियस, है ना, फॉर टू रेडियस। रेडियाई वर्ड अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, किसके लिए, रेडियस के लिए, है ना, ये बात भी हमें याद रखनी है। अच्छा, अगली चीज, जो आपके पास सर्कल रहेगा, है ना, उसमें एक क्लास 10th में जिसमें टॉपिक बनते हैं वो है टेंजेंट। ठीक, टेंजेंट क्या होती है, अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ठीक, जो सर्कल को सिर्फ किसी एक ही पॉइंट पे कट करके जाए, है ना, उसे ही क्या बुलाया जाता है, टेंजेंट बुलाया जाता है। ठीक, ये वाला कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। इसको लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंट भी बोला जा सकता है। क्यों, क्योंकि अगली लाइन हमारी कौन सी है, सेकेंट। क्या है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जो लाइन कट करे सर्कल को, है ना, ये रहा सर्कल और ये रही आपकी लाइन। ठीक, ये लाइन आपकी क्या कहलाती है, सीकेंट कहलाती है। ठीक, और ये वाली लाइन आपकी कौन सी थी, टेंजेंट थी। ठीक, ध्यान से देखा जाए, सीकेंट को जैसे जैसे मैं बाहर की ओर खींचता जाऊंगा, बाहर खींचता जाऊंगा, तो जो आखिरी केस होगा जब वो सिर्फ एक पॉइंट को छू रहा होगा, अभी तो हर बार कितने पॉइंट को छुएगा, 2 पॉइंट। एक बार और ऐसे यहाँ से ले जाऊंगा तो अभी भी कितने पॉइंट्स को छू रहा है, 2 पॉइंट्स को। और जब ऐसा करते करते मैं यहाँ से लेके जाऊंगा तो ये सिर्फ एक बार ही छुएगा सर्कल को, और उस समय ये सीकेंट ही किस में बदल जाएगी, टेंजेंट में बदल जाएगी, है ना। ये सीकेंट 1, ये सीकेंट 2। ठीक, जबकि जो अगली लाइन है वो हमारी कौन सी हो गई, टेंजेंट हो गई। ठीक, तो ये सीकेंट होती है, इसलिए बोला गया है लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज कॉल्ड टेंजेंट, है ना, हमें ये बात भी पता होनी चाहिए। अच्छा, किसी भी सर्कल में, है ना, आप कुछ इसकी सिंपल प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है ना, कोई भी सर्कल है तो सर्कल में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप एक बार में सिर्फ 2 टेंजेंट पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ना। क्यों, क्योंकि यदि आपने ये किया तो अब तो आप जानते हैं ये बदल गई टेंजेंट, ये टेंजेंट बदल गई तो इसके पैरेलल ये रहेगी दूसरी। ठीक, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एक टेंजेंट के पैरेलल सिर्फ एक दूसरी टेंजेंट ही ड्रॉ हो सकती है, यानी कि सर्कल हैव एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट्स, है ना, एट मोस्ट हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स किसी भी सर्कल में। सर्कल हैव
एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट्स। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी, ये तो आपकी थी प्रॉपर्टी नंबर 1। अगली नंबर की प्रॉपर्टी है आपके पास क्या भाई साहब? अगली प्रॉपर्टी ये है कि ये है आपका सर्कल, ठीक, और ये आपकी जा रही है भाई साहब टेंजेंट, ठीक। तो ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को कहा जाता है जहाँ पे सर्कल और ये आपकी टेंजेंट जो लाइन है जहाँ पे मिलती है, इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, कोई भी सर्कल है ना, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे यदि मैं बात करूं क्या, कि कोई ये सर्कल है, ठीक, और सर्कल के बाहर पे बहुत सारे पॉइंट हैं, कोई भी एक पॉइंट लो, उस पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक, ये टेंजेंट वाली लाइन आपने ड्रॉ करी, तो इस टेंजेंट की लेंथ आप कहाँ से कहाँ तक लोगे? तो आप इस टेंजेंट की लेंथ लोगे सिर्फ यहाँ से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक। कहाँ तक लेंगे आप लोग? सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक। ये बात ध्यान रखना। ये कहलाएगा आपका टेंजेंट सेगमेंट। इसको क्या बुलाया जाता है? इसको बुलाया जाता है टेंजेंट सेगमेंट, ठीक। ये टेंजेंट सेगमेंट है, और बाकी ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? टेंजेंट लाइन। पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? टेंजेंट लाइन कहलाएगी। तो लाइन है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर अपन उससे ज़्यादा लेंथ में नहीं लेंगे। हमारे लेंथ का जो हमारा जो लेंथ है, जो इंपॉर्टेंट लेंथ होगी, वो सिर्फ जिस आउटर पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है और जहाँ पे सर्कल पे वो टेंजेंट टच हो रहा है, वहाँ से लेके वहाँ तक की लेंथ ही हमारा क्या कहलाता है? टेंजेंट सेगमेंट। और यही कहलाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना। ये भी इसमें आपको दिक्कत नहीं। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी क्या भाई साहब, कि किसी भी आउटर पॉइंट से मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल में? तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। सपोज ये पॉइंट P है, ये A और ये B, और सबसे खास बात क्या रहेगी कि इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो होगी PA और PB हमेशा क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी, है ना। लेंथ ऑफ बोथ दीज 2 टेंजेंट्स शुड बी इक्वल। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी क्या है भाई साहब? हालांकि थ्योरम्स भी हैं, है ना, इन्हें थ्योरम्स भी हैं, पर अभी हम इसको एज अ प्रॉपर्टी याद कर रहे हैं ताकि हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएं। जैसे ये रहा आपका सर्कल, ठीक। सर्कल में आप जानते हैं ये रेडियस, ठीक, इधर पे रेडियस और यहाँ से टेंजेंट होके गुजरी है इस तरीके से, ठीक। और ये वाला पॉइंट आप जानते हो, ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब भी आपने पीछे देखा, है ना, ये क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। ये भी आपने पीछे यहाँ देखा था, ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये है आपकी क्या? रेडियस, और ये है आपकी टेंजेंट। तो हमेशा याद रखना, रेडियस और टेंजेंट जहां पे मिल रहे होते हैं, उस पॉइंट पे हमेशा कितना एंगल बन रहा होता है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, वो अपने आप में एक थ्योरम भी है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द radius is perpendicular to the radius through point of contact, ठीक। ये अपने आप में एक थ्योरम भी है, पर अभी के लिए आपको ये चीज याद रखनी है ना। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है सर्कल का जो हमें पता होना चाहिए। चलिए करते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व। बढ़ते हैं भैया आगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। डायग्राम हमें दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर द रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, है ना। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है ना, आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ए बी इज डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, ठीक है, एंड बी डी इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट डी। फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। देखिए, हमें ए डी की लेंथ निकालनी है, तो निकालते हैं भाई, है ना, इसका सॉल्यूशन। देखिए, पहले तो जो जो हमारे पास गिवन है हम उस पर बात कर लेते हैं, सिंपल सिंपल चीज़ों पे, है ना। जैसे आपको यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ गिवन है, हम यहाँ पे लेंगे क्या, कि देखिए गिवन है कि OD जो होगा, है ना, OD वो परपेंडिकुलर होगा किसके? BE के, है ना। इतनी बात तो समझ में आ रही है। OD क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा BE के। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे एक थ्योरम लगती है, ठीक। वो थ्योरम कौन सी है भाई साहब? उसका स्टेटमेंट है कि परपेंडिकुलर ना, या फिर सॉरी परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, ये अपन ने अभी तो पीछे देखी थी ना, कि देखिए रेडियस और ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट
एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, है ना, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज perpendicular to the radius, perpendicular to the radius through point of contact, है ना, point of contact को POC लिख दे रहा हूँ यदि कोई समस्या ना हो। ठीक, तो इसका मतलब OD परपेंडिकुलर टू BE है। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ ये भी क्लियर हो जाती है कि यदि OD इज परपेंडिकुलर टू BE तो एंगल ODB इज इक्वल्स टू एंगल ODE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। ये बात हमारे समझ में आती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, है ना। इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा भाई साहब, राइट एंगल ट्राइंगल ODB, ना, ODB। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, PGT लिख रहा हूँ उसको, तो जैसे इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा OB का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर और प्लस का PD स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए, ध्यान से देखें, यदि OB की वैल्यू हमें दी हुई है ना, OB हमारे बड़े सर्कल की रेडियस है जो कि कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ठीक, और OD देखा जाए तो छोटे सर्कल की रेडियस है यानी कि 8 का स्क्वायर और प्लस का कितना भाई साहब BD स्क्वायर। तो हमें BD बराबर मिल जाएगा कितना भैया, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस ये कितना हो जाएगा 64, ठीक। तो BD बराबर, है ना, प्लस माइनस साइन होता है लेकिन अपन सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं अपन क्योंकि, ठीक। ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 9 में से 4 गए 5 और ये 0 और ये 1 ना, √105। अच्छा, अब ये तो बाहर आने नहीं वाला क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब आगे क्या करें, देखो अगली जो चीज़ है ना, गिवन के हिसाब से ये हमारे पास क्या, कि आप ये बोल सकते हो कि BD इज इक्वल्स टू DE, है ना, ये लिख सकते हो आप, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, है ना, ये लिखा जा सकता है बस, BD और DE क्या है आपस में बराबर हैं। क्यों क्यों भैया, क्योंकि इसमें भी अपने आप में एक सिंपल सी थ्योरम है, उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि अ परपेंडिकुलर, है ना, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ chord will bisect the chord। तो जरा ध्यान से देखिए, बड़े वाले सर्कल के लिए जो BE है, जो बड़ा वाला सर्कल है उसके लिए जो BE है वो क्या करेगा, कॉर्ड की तरह काम कर रहा है, और जो छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है ना, वो क्या कर रही है कि भैया ये परपेंडिकुलर की तरह काम कर रही है, किसके लिए, इस कॉर्ड के लिए, है ना, बड़े वाले सर्कल के लिए तो क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। तो जब भी परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि छोटे वाले सर्कल और ये जो बी है ये दोनों आपस में टेंजेंट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, टेंजेंट फॉर्म हो रहा है तो 90 डिग्री पे है, यानी कि जो OD है वो परपेंडिकुलर हो चुका है किसके, BE के। और अगली थ्योरम क्या बोल रही है कि जब बड़े वाले सर्कल को देखोगे तो बड़े वाले सर्कल के लिए BE क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा, और OD क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, रेडियस नहीं परपेंडिकुलर। तो वही लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि BD और DE आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब आप कल को ये भी लिख सकते हो कि BE बराबर 2 टाइम्स BD, है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, 2 टाइम्स BD की वैल्यू कितनी है 105, है ना। थ्योरम के स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए, है ना, इसमें मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, थ्योरम के स्टेटमेंट आपको याद होने ही चाहिए ताकि आप चीज़ों को जल्द से जल्द समझ पाएँ। अच्छा, अगली चीज़ जरा ध्यान से देखिए, उन्होंने हमें दिया था AB क्या है अपने पास, AB है डायमीटर, है ना, ये लिखा हुआ है AB, है ना, AB इज अ डायमीटर। तो यदि AB डायमीटर है तो सुनना, ABE ट्राइंगल ABE इज ए राइट एंगल ट्राइंगल,
इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्यों भैया? अगेन थ्योरम, कौन सी थ्योरम? कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, है ना, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। कैसा होगा वो? राइट एंगल होगा, है ना। ये अपन ने पढ़ा भी है कि जब भी आप सर्कल कोई भी लें और उस सर्कल में, है ना, या फिर ऐसा ले लें, आधा सर्कल ले लें, डायमीटर से काट दिया, इसमें बनने वाला जो भी एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होता है ना। और इसी को हम क्या बुलाते हैं? सेमी सर्कल के अंदर बनने वाले एंगल को राइट एंगल कहा जाता है ना। तो ये वाली थ्योरम, यानी कि जो ट्राइंगल ए बी ई है वो अपने आप में होगा राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब आप क्या बुला सकते हो कि एंगल ए ई बी बेसिकली कितना है? 90 डिग्री है ना। एंगल ए ई बी 90 डिग्री है। अच्छा, यदि ए ई बी 90 डिग्री है तो यहाँ पे, है ना, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल बाय यूजिंग, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा वाला? ए बी ई, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यदि इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो 90, है ना, ये 90 डिग्री है ना, ये आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली जो ए बी होगी वो हाइपोटेनस ए बी का स्क्वायर बराबर में कितना? बी ई का स्क्वायर और प्लस ए ई का स्क्वायर। ठीक। अच्छा, देखा जाए तो बी तो हमारे पास है, और कुछ है क्या अपने पास भाई? और कुछ हाँ, ए बी भी अपने पास है। क्यों? ए बी जरा ध्यान से देखिए, डायमीटर था तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक 13 है, तो 13 + 13 कितना हो जाएगा? 26, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे ये भी लिख दे रहे हैं भाई साहब, कहाँ पे लिख दें? हाँ, कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 13 + 13 = 26 सेंटीमीटर, है ना। ए बी हमारे पास कितना हो जाएगा? 26। तो ये हो जाएगा 26 का होल स्क्वायर। और b अपन ने देखा था, b कितना अपने पास? 2√5, है ना, 2√105, तो इज इक्वल्स टू 2√105 का स्क्वायर प्लस क्या दे देगा ये हमें? ए का स्क्वायर दे देगा। ठीक। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये तो रूट हट जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, फिर 4 5 20, है ना, और 2 कैरी, 4 0 0 2, और 4 1 4, और ये प्लस में कितना? ए का होल स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ से देखा जाए तो 676 माइनस 420 बराबर ए का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा भैया? 6 और 5, और 6 में से 4 गए, बचे कितने भाई? 2। तो 256 ए का होल स्क्वायर। तो ए बराबर, है ना, क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 256, है ना। ए बराबर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो ए हमें कितना मिल जाएगा भाई साहब? 14, क्योंकि अपने को पता है ना, 14 14 बोल रहा हूँ, 24, सॉरी, है ना, 24। देखो करते हैं, 24, 4 4 = 16, 4 2 = 8, और 9, 2 4 = 8, और 2 2 = 4, और ये 576, तो 256। अच्छा, अरे यार रुकना 1 मिनट, ये अपन क्या ही कर रहे हैं? 256 वही 16 जो लिखा था अपन ने वो सही था, उसको बेफालतू अपन ने, है ना। देखो तो ये कितना? ए बराबर 16, है ना, 16 सेंटीमीटर चल रहा है कि मीटर? सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। ठीक। तो ए बराबर हमारे पास कितना आ गया है? 16 सेंटीमीटर आ गया है। अच्छा, अब देखो, फिर अब अपने को पता है ये बात, क्या चीज़? वी नो दैट कि ट्राइंगल ए ई डी इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी तो क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल हो ही जाएगा, है ना, इज राइट एंगल्ड। अच्छा, यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर से वही,
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या निकाल सकते हैं भाई साहब, हम लिख सकते हैं यहाँ पे AD का स्क्वायर बराबर में AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब AD का स्क्वायर तो निकालना है अपने को, क्या अपने पास AE की वैल्यू है, हाँ AE की वैल्यू है 16 का स्क्वायर प्लस ED की वैल्यू है कि अपने पास, देखो BD और DE बराबर है ना, BD और DE बराबर है और अपने को क्या चाहिए, अपने को ED चाहिए, कहीं पे ED अपन ने निकाला है क्या, हाँ तो BD और ED बराबर है और BD यदि अंडर रूट 105 है तो ये भी कितना हो जाएगा अंडर रूट 105, यानी कि यहाँ पे क्या करना है अंडर रूट 105 का स्क्वायर लिखना है। ठीक, 16 का स्क्वायर तो 256 था और ये कितना हो जाएगा 105, तो ये 6 5 11 की हासिल आई 1 और ये हो जाएगा कितना भाई 6 और 2 और 1 3 है ना, 1 मिनट कितना भाई अंडर रूट 5 का स्क्वायर ना, तो 256 और ये अपना 105 6 और ये 361 है ना, ये क्या है 361 है। अच्छा तो ये हमारे पास क्या आ गया AD का स्क्वायर, तो AD बराबर में अंडर रूट ऑफ 361, अब ये AD 361 मेरे ख्याल से 19 का होता है क्या, 9 9 जा 81 है ना, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72 है ना, नहीं 72 क्या यार मल्टीप्लाई थोड़ी हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 8 8 16 और 1 17 है ना, और 1 9 जा 9 और ये 1 तो कितना हो जाएगा 16 और 3 ना, सही है अपन सही सोच रहे थे, AD बराबर कितना आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। ठीक, तो वहीं पे अपने को बस वही एक अपन अटक गए थे यहाँ पे। ठीक, तो देखिए उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने को निकालना था फाइंड द लेंथ ऑफ AD, अपन ने लेंथ ऑफ AD निकाल दिया है, कितना है AD की लेंथ 19 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। देखिए अपन क्या कर ले रहे हैं, पहले तो एक सर्कल बना ले रहे हैं अपन। ठीक, ये सर्कल बना लिया, अब ये सर्कल किसके अंदर है भाई साहब, क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, तो ये ऐसा कुछ है ना, रफ डायग्राम टाइप का अपन बना रहे हैं। ये ऐसा और ये ऐसा कुछ, ये अपन ने बना लिया। ठीक, और क्वाड्रिलेटरल का नाम रख दो कुछ भी, ABCD। ठीक, और जहाँ जहाँ टच कर रहा है पॉइंट को PQR ऐसा ना, ये टेंजेंट का रोल निभा रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो ये सर्कल का सेंटर है। ठीक, अपोजिट साइड्स, तो ये और ये अपोजिट साइड है, तो ये दोनों, एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल 180 बना रहे हैं। टू प्रूव एंगल ए, मान लो अपने सेंटर का नाम रख दिया O, तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC कितना है 180 डिग्री है। उसी तरीके से एंगल AOB प्लस एंगल COD ये भी कितना आएगा 180 आएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, AOD भी 180 और COD भी 180। ठीक है, और इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है,
कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, सिर्फ जोड़ देंगे इसको, जॉइन OP OQ OR एंड OS। ठीक, इन्हें आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे एंगल फॉर्म हो गए हैं ना, अपने पास बहुत सारे एंगल फॉर्म हो गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। इतने सारे एंगल्स अपने पास फॉर्म हो गए। अब जा सुनना, यहाँ पे भी है ना, इसका जो प्रूफ है उसको स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सी थ्योरम का स्टेटमेंट, क्या, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, है ना, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल will subtends equal angles at the center। ये भी आपको थ्योरम पता होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे अपने को क्या बोलना है, जैसे ये दिख रहा होगा, ये एक्सटर्नल पॉइंट है ना, पहले आपने ये एक्सटर्नल पॉइंट पकड़ा, इस एक्सटर्नल पॉइंट से मिलने वाले आपके कौन से एंगल, एंगल 8 और एंगल 7 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, क्योंकि इसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, तो ये जो दो टेंजेंट ड्रॉ करी हैं, ये दोनों टेंजेंट मिलके सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। ठीक, यानी कि जो ये वाली टेंजेंट एंगल बना रही है, वही टेंजेंट ये वाली एंगल भी बना रही होगी। ठीक, उसी तरीके से एंगल 8 और एंगल 7 जैसे इक्वल हुए, तो हम क्या बुला सकते हैं भाई साहब, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। ठीक, और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 और एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 होगा, है ना। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। बाकी अपने को पता ही है कि सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है सर्कल का, है ना। तो क्या बोलेंगे भैया, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और +8 बराबर कितना, 360 डिग्री, 1 कंप्लीट रोटेशन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे बारी बारी वैल्यूज रख देते हैं। जैसे एंगल 1 की जगह एंगल 2 रख देंगे। ठीक, एंगल 3 की जगह एंगल 4 रख देंगे। ठीक है ना, एंगल 5 की जगह एंगल 6 रख देंगे, है ना। और एंगल 7 की जगह 1 की जगह 2 रखा है अपन ने। ठीक, 3 की जगह पे 4 रखा है, 5 की जगह पे 6 रखा है ना, और 8 की जगह पे 7 रखना है। तो ठीक है, 2 4 6, तो यहाँ पे 8 और ये 8 बराबर कितना, 360 ना। तो अपने पास कितना आ जाएगा, सब दो दो पेयर बन गए, 2 2 2, तो 2 टाइम्स एंगल 2 + एंगल 4 + एंगल 6 और प्लस का एंगल 8 बराबर में कितना, 360 आ जाएगा। इसी तरीके से तो अब देखो भाई, इसमें ये अपन यहाँ पे देखो, अब 2 से मान लो तुमने भाग भी दे दिया तो 180 आ जाएगा। पर अब तुम्हें क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान से देखना, एंगल 2 + एंगल 4, है ना। क्या क्या मिल जाएगा तुम्हें, एंगल 2 + एंगल 4। क्या लगता है, हमने बोला था कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए, पर अपन ला क्या रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 4 हो तो उधर चला गया, है कि नहीं। तो यहीं पे बस आपको हड़बड़ाना नहीं है, यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा कि आपको जो अपोजिट साइड्स का सम है ना, अपोजिट साइड्स के एंगल्स का सम 180 लाना है। तो बहुत ही सिंपल सोचिएगा, क्या है सिंपल, जरा ध्यान से देखना। आपको मान लो पहले ये और ये लाना है, ठीक, तो उसी हिसाब से अपन चेंज करेंगे। उसी हिसाब से कैसे चेंज करेंगे, देखो आपको यहाँ पे मिल रहा है 2 और 3 और यहाँ पे आपको मिल रहा है 7 और 6, यानी कि आपको इन सबको 2 3 7 6 में बदलना है।
ठीक। अब जैसे एंगल 1 है, एंगल 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो मैं इसको एंगल 2 लिख दूंगा पर इसको 2 ही रहने दूंगा। और एंगल 3 मेरे को कोई दिक्कत नहीं दे रहा, एंगल 4 बाहर चला जाएगा तो उसको मैं बदल सकता हूँ किसमें, एंगल 3 में बदल सकता हूँ, क्योंकि 3 और 4 आपस में क्या है, बराबर है। प्लस एंगल 5, तो देखो 5 तो बाहर चला जाएगा, 5 को कैसे बदल दूंगा, एंगल 6 में, और ये रहेगा एंगल 6। और 7 हमारे काम का है, एंगल 8 बाहर जा रहा है तो उसको कैसे बदल दूंगा, है ना, 7 और 8 आपस में बराबर है तो इसको मैं एंगल 7 में बदल दूंगा, बराबर में कितना, 360। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी कि चेंज कैसे करना है। ये नहीं कि अंधाधुंध करते 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 आप कहीं पे भी ऐड कर दो, इवन या ऑड अलग निकाल लो। आपको जो 2 चाहिए, है ना, जो भी आपको 2 चाहिए उनको आप सिलेक्ट करो, उस हिसाब से उसे चेंज करो। उसके बाद दिख रहा होगा यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 और प्लस एंगल 7 मिल रहा होगा, और ये बराबर में कितना, 360, जो कि मुझे दे देगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर में कितना, 180। और 2 और 3 मिलके क्या बना देंगे भाई साहब, एंगल BOC प्लस 6 और 7 मिलकर बना देंगे एंगल AOD बराबर में 180। देखिए आपने साबित कर दिया। ठीक, इसी तरीके से एक और बार अपन, है ना, प्रैक्टिस ही हो जाएगी लगे हाथ। अब बताओ, है ना, यही सेम इक्वेशन है ना, सेम इक्वेशन है, फर्स्ट है, अगेन फ्रॉम फर्स्ट। अब बताना अगेन फ्रॉम फर्स्ट, है ना, कोई कठिन काम नहीं है। इस बार अपने को ये चाहिए, यानी कि अपने को पूरी की पूरी उस इक्वेशन को, है ना, कि इसमें 1 8 5 4 में बदलना है। तो 1 तो अपने काम का है, ठीक, 2 अपने काम का नहीं है, तो 2 को कैसे बदल देंगे, 1 में बदल देंगे, तो ये एंगल 1 प्लस, है ना, क्योंकि एंगल 1 और 2 बराबर है ना, मन से नहीं बदल रहा हूँ, प्लस एंगल 3 अपने काम का नहीं है तो उसको कैसे बदलेंगे, एंगल 4 में बदलेंगे, ठीक। और एंगल 4 को 4 ही रहने देंगे भाई साहब, एंगल 4 प्लस एंगल 5 अपने काम का है क्या, नहीं 5 काम का नहीं है, उस नहीं 5 काम का है, तो ये ले लिया एंगल 5, ठीक, 5 ले लिया। लेकिन 6 अपने काम का नहीं है, 6 को कैसे बदल देंगे, एंगल 5 में बदल देंगे, तो ये एंगल 5 प्लस 7 अपने काम का नहीं है तो उसको कैसे बदल देंगे भैया, एंगल 8 में बदल देंगे, तो एंगल 8 प्लस एंगल 8। देखिए इस तरीके से, और बराबर में कितना चल रहा है, 360। तो जितने भी एंगल थे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर में कितना आ जाएगा, 360। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8, है ना, एंगल 8 बराबर में कितना, 180। एंगल 1 प्लस 4, ये सॉरी, एंगल 1 प्लस एंगल 8, है ना, इन दोनों को साथ में लिख रहा हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर में 180, ठीक। 1 और 8 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल AOB, और 4 और 5 मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल COD, एंगल COD बराबर में 180, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक। तो वही एक जो लाइन आपने लिखी थी उसका आपको ध्यान रखना है कि फ्लो में नीचे ले जाना है। आपको जो एंगल लेने हैं उस एंगल के हिसाब से ये जो लाइन है ना, ये जो पहली लाइन है 360 डिग्री वाली लाइन है, ये उसी के हिसाब से चेंज होगी जो अपन लाना चाहते हैं, और भी किसकी मदद से, ये ऊपर वाले रिजल्ट की मदद से, ठीक। और ये रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, इस थ्योरम से आ रहा है जिसको आपको याद रखना है, ठीक। मेरे ख्याल से काफी अच्छा था ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, टेंजेंट QA एंड QB, है ना, ये अपना पॉइंट है Q। टेंजेंट QA एंड QB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q। तो देखो पहली बात तो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चल रहा है, टेंजेंट QA एंड QB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो सिंस QA, है ना, सिंस आपने यहाँ पे एक बात ये पता चल गई कि सिंस टेंजेंट QA एंड QB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट Q, है ना, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट Q से ड्रॉ हुए हैं, पॉइंट Q टू अ सर्कल, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, है ना, दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास जो QA है वो किसके बराबर है, QB के बराबर है,
तो QA और QB आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, यदि QA और QB बराबर हैं तो इन ट्राइंगल ABQ ना, यदि ABQ में बात की जाए तो ABQ में मैं बोल सकता हूँ क्या कि एंगल QAB है ना, एंगल QAB इज इक्वल्स टू है ना QAB इज इक्वल्स टू QBA है ना। क्यों भैया, क्योंकि हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, याद होगा एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये बात तो अपने को पता है। इस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो QBA किसके इक्वल हो जाएगा, BAQ के बराबर हो जाएगा ना। BAQ भी लिख सकते हो आप या QAB भी लिख सकते हो। अच्छा, और क्या समझ में आ रहा है अपने को भाई साहब, और यदि ऐसा है और साथ में अपने को है ना ये भी गिवन है कि एंगल B या फिर AQB है ना, एंगल AQB बराबर कितना है, 30 डिग्री है। तो है ना दिस इम्प्लाइज एंगल BQA है ना, एंगल BQA प्लस एंगल QAB प्लस एंगल ABQ बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, यदि ऐसा है तो BQA की वैल्यू हमारे पास 30 है प्लस QAB अब देखो एंगल QAB जो है इसको मैं QAB लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, 180। ठीक, तो ये 2 टाइम्स एंगल QAB बराबर में कितना बचेगा, ये 150 बचेगा है ना, 180 में से 30 गए तो। अच्छा, तो एंगल QAB है ना, QAB बराबर में कितना जाएगा भैया, 2 7 जा 14 प्लस 1 2 5 जा 10। तो जो QAB आएगा वही ABQ होगा, ABQ और QAB क्या है, आपस में बराबर है। तो आपने ने ये बात समझ ली। अच्छा, और क्या अपने को मिल रहा है भाई साहब, और अपने को यहाँ पे या देखिए, आप जानते हैं ना ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं जोड़ सकता हूँ, ये रेडियस ऑफ अ सर्कल है ना। तो यदि ये दोनों रेडियस ऑफ अ सर्कल है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑल्सो OA इज इक्वल्स टू OB है ना, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ठीक, ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल है। यदि रेडियस ऑफ अ सर्कल है तो खुद ही सोचिएगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल OAB आप क्या बोल सकते हो, एंगल AOB है ना, AOB नहीं, एंगल OAB है ना, एंगल OAB इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल OBA। फिर से वही रीजन क्या कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ना। एक बात तो ये भी अपन समझ गए है ना, जो जो इन्फॉर्मेशन अपने को दिखती जा रही है अपने वो अप्लाई करते जा रहे हैं। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं भाई, हाँ ऑल्सो है ना, ऑल्सो क्या कि जो CB है वो पैरेलल है किसके, AQ के, जो CB है वो पैरेलल है AQ के है। एंड जो अपना AB है, AB इज ट्रांसवर्सल, AB क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी। ठीक, AB हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ऐसे में एंगल CBA बराबर किसके होगा भाई साहब, CBA बराबर होगा एंगल BAQ के है ना, BAQ के बराबर होगा। क्यों, ये कौन सा एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स, ये इक्वल होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा,
तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो बी ए क्यू है ना, ये लिखा हुआ है बी ए क्यू। बी ए क्यू कितना है 75 है, तो एंगल सी बी ए भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री, क्योंकि एंगल बी ए क्यू भी उतना ही है ना, और ए बी क्यू भी उतना ही है, एंगल ए बी क्यू भी उतना ही। तो यहाँ पे बार बार क्यों लिखें, एक बार लिख दिया ऊपर, ठीक। तो यहाँ से अपने को एक रिलेशन ये भी मिल गया। अच्छा, और क्या भाई, और क्या यूज़ कर सकते हैं? मेरे ख्याल से अपन ने काफ़ी एंगल्स यूज़ कर लिए। तो वहीं पे देखा जाए कि a chord BC is drawn parallel to tangent QA, ठीक है ना, ये दिया था अपने को। फाइंड एंगल BAC, अपने को BAC निकालना है, ठीक है। तो BAC निकालने के लिए यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, जा खुद ही सोचना, एंगल है ना, एंगल OB क्यू है ना, ओ बी क्यू को देखिए, आपको पता है ना ये क्या होगा 90 डिग्री होगा है ना, ओ बी क्यू। क्यों? क्योंकि ये बात अपने को पता है क्या कि वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ना, याद है ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। पूरा ही लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बात तो सही है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, ओ बी क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इसको अपन लिख सकते हैं है ना कि ओ बी क्यू बराबर अपने को कितना 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो ओ बी क्यू को लिखने का एक अच्छा तरीका, उसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ किस तरीके से कि एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए बी क्यू बराबर में 90 लिख सकता हूँ। अच्छा, ए बी क्यू कहीं पे आपने निकाला है क्या, है ना, देखो एंगल ए बी क्यू कितना है 75 है, तो ए बी क्यू 75 है, तो ओ बी ए प्लस कितना 75 बराबर में कितना 90, तो एंगल ओ बी ए या ए बी ओ कितना हो जाएगा 90 माइनस 75, जो कि एंगल ओ बी ए बराबर हमें कितना दे देगा भैया 15, ये आ जाएगा कितना 15 डिग्री है ना, 5 जोड़ा 80 और 10 90, हाँ, तो ओ बी ए हमारे पास कितना आ गया है 15 डिग्री आ गया है ना, ठीक है भैया। ओ बी ए ये वाला एंगल जो है ओ बी ए ये हमारे पास कितना आ गया है 15 डिग्री आ गया है। अच्छा, यदि ओ बी ए 15 डिग्री है तो दिस इम्प्लाइज ओ बी ए किसके इक्वल था, अपन ने कहीं पे लिखा था अभी है ना, ये ओ बी ए ओ ए बी के इक्वल है, क्योंकि ये और ये भी आपस में क्या है इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज कि एंगल ओ ए बी इज ऑल्सो 15 डिग्री है ना, वही सिंपल सा रीजन, क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स है ना, बाय एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। सारी प्रॉपर्टीज लग गई, आप देख पा रहे होंगे, अच्छा क्वेश्चन है, सारी की सारी प्रॉपर्टी लग गई। हमें तो निकालना है एंगल बी ए सी। अब देखिए बी ए सी निकल सकता है अपने पास, कैसे भाई, इसमें अपन आगे ये देख सकते हैं ना कि इन ट्राइंगल ए ओ बी देखिए है ना, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी ट्राइंगल में यदि अपन क्या यूज करें, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो आपस में इक्वल थे, 15 प्लस 15 और प्लस में कितना आ जाएगा ए ओ बी आ जाएगा, प्लस एंगल ए ओ बी बराबर में कितना 180 है ना, तो एंगल ए ओ बी बराबर अपने पास कितना आ जाएगा 150 है ना, 15 दूनी 30 और 180 में 30 गया तो 150 बचा। अच्छा, उसके बाद एक और थ्योरम है ना, मैं इसी डायग्राम के ऊपर लिख रहा हूँ, यदि आपको समस्या ना हो याद होगा, ठीक। अब ज़रा ध्यान से देखना यहाँ पे डायग्राम में कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर यहाँ पे ये कॉर्ड बन रहा है, ठीक। तो
याद होगा मैं एक थ्योरम का स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, क्लास 9th की स्टेटमेंट थी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, है ना। यदि ये आर्क ए बी है, यदि ये आर्क ए बी है तो आर्क ए बी जो भी एंगल बनाती है सेंटर पे, ठीक, जो भी एंगल बनाती है सेंटर पे, तो याद होगा इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये वाला एंगल क्या होता था, डबल हो जाता था, है ना। ये वाला एंगल डबल होता है किसका, ये वाले एंगल का, ठीक। उसी तरीके से कॉर्ड के लिए भी सेम थ्योरम है कि एंगल बाय कॉर्ड ऑफ द सर्कल, है ना, एंगल बाय कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डबल, है ना, एंगल बाय कॉर्ड ऑफ द सर्कल एट द सेंटर, सॉरी, है ना, एट द सेंटर, at the center is double the angle at remaining part of the circle। कहने का मतलब यदि ये इंग्लिश नहीं समझ में आई है तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं भाई साहब, कि ये जो आपका लिखा हुआ है एंगल ए सी बी, है ना, एंगल ए सी बी दिख रहा होगा, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके किसकी बराबरी करेगा, तब जाके ये एंगल ए ओ बी की बराबरी करेगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, एंगल ए ओ बी निकाल चुके हो 150, तो बताओ एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा भाई साहब, ए सी बी बराबर हो जाएगा 150/2, जो कि मुझे कितना दे देगा, 75 डिग्री। कितना दे देगा ये, 75 डिग्री दे देगा। अच्छा, यदि अब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई तो हमें कौन सा एंगल निकालना है, हमें निकालना है बी ए सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो देखो ये वाला एंगल तो 75 हो चुका है ना, ए सी बी दिख रहा होगा, ए सी बी 75 हो चुका है। अच्छा, और ए बी सी देखो ये लिखा हुआ है ए बी सी, ये भी कितना हो चुका है, 75। ये वाला एंगल भी कितना हो चुका है, 75 हो चुका है ना। ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये दोनों क्या हो गए, 75 हो गए। तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, 75 प्लस 75 प्लस एंगल कौन सा मिल जाएगा अपने को, बी ए सी, है ना, प्लस एक ही बचा है अपना बी ए सी, बराबर में कितना, 180, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये 150 और प्लस एंगल बी ए सी बराबर में कितना, 180, तो एंगल बी ए सी बराबर में आ जाएगा कितना भाई साहब, 180 माइनस 150, तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो जानता हूँ मैं काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, थ्योरम भी लगी, एंगल सम प्रॉपर्टी तो बहुत ही बार लगी, दिख गया होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, फिर एक और बार एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये क्वेश्चन अपने आप में दमदार क्वेश्चन था, ठीक। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात, तो करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये हमारा अगला क्वेश्चन भाई, है ना। 2 सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर respectively intersect at 2 points P and Q such that OP and O dash P are tangents। अच्छा, तो देखो ये ऐसा बोल रहा है कि आपने एक सर्कल बना लिया, ठीक, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और ऐसे एक और सर्कल बना लिया, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। इसका सेंटर आपने O ले लिया है, तो इसका सेंटर आपके पास क्या है, O डैश दिया हुआ है उन्होंने, है ना, ठीक है। इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स P एंड Q सच दैट OP एंड O डैश P, तो ये OP है ना, ये OP है और ये O डैश P है, आर टेंजेंट टू द 2 सर्कल्स। तो अच्छा, ये सर्कल्स की टेंजेंट्स हो जाएंगे ऑटोमेटिक, यानी कि मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा दे रहा हूँ, है ना, तो ये टेंजेंट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से टेंजेंट हो जाएगी। सपोज ये पॉइंट हो गया ए, और ये जो है ये भी
टेंजेंट हो जाएगी दूसरे वाले सर्कल के लिए। सपोज ये पॉइंट हो गया हमारा बी, है ना। ऐसे एक काम करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं भाई, ताकि अपने को कहीं समस्या ना आए। ठीक, इसको जोड़ लिया और इसको जोड़ लिया। ठीक, अब देखो क्या क्या अपन इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या क्या किया जा सकता है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और हमें ये भी बना लेना चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 3 है, और ये लेंथ कितनी है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो देखो पहली चीज़ तो कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे क्या भाई, कि ओपी जो है ना, मैं यहाँ से जो जो अपने को इन्फॉर्मेशन समझ में आती जाएगी अपन उसको अप्लाई करते जाएंगे सिंपली, ताकि कहीं पे कोई दिक्कत ना आए। अपन ये साफ बोल सकते हैं भाई साहब कि ओ डैश पी, है ना, ओ डैश पी, दिख गया, हाँ, ओ डैश पी इस परपेंडिकुलर, है ना, इस परपेंडिकुलर टू ओपी, हाँ है ना, बिल्कुल होगा, होना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि देखिए ना, ये जो ओ डैश पी है ये बेसिकली टेंजेंट का रोल निभा रही है इस सर्कल के लिए, और ओपी उसका क्या है, रेडियस, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, एंड सिमिलरली, है ना, या फिर इसको ढंग से भी लिखे, है ना, ढंग से लिख के दिखाते हैं आपको, ढंग से लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं ना अपन इसको ढंग से लिखेंगे कि ओ डैश पी, अरे ओ डैश पी इज टेंजेंट टू सर्कल ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, हेंस हम क्या बुला सकते हैं भाई साहब, तो जो एंगल होगा हमारे पास ए पी ओ, एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू, है ना, एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हाँ है ना। क्यों? वही अपन क्या बोलेंगे कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius through point of contact, है ना। इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना, ये वाली जो एंगल होगा यहाँ तक। अच्छा, और उसी तरीके से सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, ये जो हमारा OP is tangent to a circle having radius 4 सेंटीमीटर, है ना। OP क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा सर्कल जिसका रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो वहाँ पे हम क्या बुला सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज एंगल BPO, है ना, एंगल BPO बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगेन वही रीजन, इतनी बात तो समझ में आती है। अच्छा, नाउ एक बात यहाँ पे खुद ही सोचिएगा, एंगल APO प्लस एंगल APB प्लस एंगल BPO डैश प्लस एंगल O डैश PO बराबर 360 होगा, है ना। अच्छा, इनमें से दो एंगल अपने को पता है, कौन कौन सा, ये एंगल BPO डैश, है ना। तो एंगल BPO डैश अपने को 90 पता है, और अपने को BPO डैश पता है, और APO भी अपने को कितना पता है, 90, प्लस ये एंगल APB और प्लस का एंगल O डैश PO बराबर कितना, 360। अच्छा, 90 90 180, 180 माइनस में जाएगा तो 360 में से 180 जाएगा तो 180 बचेगा। तो APB प्लस एंगल O डैश PO
बराबर कितना 180, है ना। इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, सिंपल सी बात बोली अभी अपन ने। तो इसी में जब अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन ये भी देख सकते हैं ना कि अब यहाँ पे सर फंस गए, अरे फंसे नहीं है, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो मैं इसको भी ओ डैश पी ओ लिख सकता हूँ, ठीक, बराबर कितना 180, ठीक, क्यों, क्योंकि एंगल ओ पी ओ डैश इज इक्वल्स टू एंगल ए पी बी, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि दो लाइनें आपस में जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं। अच्छा, तो ये 2 टाइम्स एंगल ओ पी ओ डैश, यानी कि ओ पी ओ एंगल कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि भाई साहब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, कौन सा ओ पी ओ डैश, ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है यानी कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी ओ डैश, है ना, हम क्या बुला सकते हैं भाई साहब, 90 डिग्री है तो ओ डैश का होल स्क्वायर, है ना, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, तो ओ डैश का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, ओ पी का होल स्क्वायर प्लस ओ डैश पी का होल स्क्वायर, है ना, ओ डैश पी का होल स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से मुझे ओ डैश का होल स्क्वायर मिल सकता है ना, ओ डैश का होल स्क्वायर मिल सकता है भाई साहब, क्यों, क्योंकि देखो OP कितना हो जाएगा, OP अपने पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और O डैश P अपने पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 25, ठीक। तो यहाँ से अपने पास कौन सी वैल्यू आ गई भाई साहब, अपने पास ओ डैश की वैल्यू आ गई 5 यूनिट, प्लस माइनस का 5, लेकिन आप मुझसे 5 लेके चलेंगे क्योंकि वो क्या है, लेंथ है। अच्छा, ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आ ही गई होगी भैया। अब इसके आगे की बात क्या करें, तो एक बात और देखो, ऑल्सो ये बात अपने को पता होनी है, ठीक, ये सपोज ये पॉइंट है n, है ना, n m जो भी लेना हो ले लो, ये पॉइंट n है, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब कि जो Pn है ना, जो Pn है वो परपेंडिकुलर टू ओ डैश है, Pn इज परपेंडिकुलर टू ओ डैश। यदि ऐसा है ना, तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल फिर से बन गए, ठीक, और हमने ओ डैश की जो पूरी लेंथ है वो कितनी निकाल दी भाई साहब, ये कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। सपोज ये वाली यूनिट यहाँ से लेके यहाँ तक आधी यूनिट x होगी, तो ये वाली आधी यूनिट कितनी हो जाएगी, 5 माइनस x हो जाएगी। इतनी बात भी सबको समझ में आती है मेरे ख्याल से। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल अपन ले रहे हैं भैया, देखो कौन सा वाला ले लें, OPN, OPN, OPN अपना राइट एंगल ट्राइंगल अपन ले रहे हैं। तो OPN यदि अपना राइट एंगल ट्राइंगल है तो मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी है किसकी, PN की। तो PN की वैल्यू निकाली जा सकती है ना। क्या हो जाएगा भाई साहब कि ये तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर, है ना, 3 का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर PN का स्क्वायर, है ना, PN का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास Pn का होल स्क्वायर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई साहब, ये हो रहा है 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कितना आ रहा है हमारे पास 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसी तरीके से, है ना, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल इस बार कौन सा ले रहे हैं अपन, PNO डैश, PNO डैश। तो इसमें अपन क्या बुला सकते हैं भाई साहब, है ना, अगेन बाय BPT ना, BPT बोल रहा हूँ सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम अपन यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब O डैश P का होल स्क्वायर, है ना। तो मैं O डैश P का होल स्क्वायर ना लिख के डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ 4 का होल स्क्वायर, ठीक, O डैश P का होल स्क्वायर बराबर में PN का स्क्वायर, PN का स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। अच्छा, PN का स्क्वायर अपने पास कितना है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये 16 बराबर में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक, और प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा 2 5 जा 10x, है ना, ये आ जाएगा अपने पास। इसमें कोई समस्या तो नहीं है ना भाई। अच्छा, और क्या कर सकते हैं भाई इसमें अपन,
तो अब इसमें अपन देखो, ये तो अपना ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, और भाई देखा जाए माइनस का 10x है तो इस तरफ ला रहा हूँ, तो प्लस का 10x बराबर में कितना बचा भैया अपना, ये अपने पास हो जाएगा 25 + 9 और माइनस का 16, है ना। तो 10x बराबर में ये हमारे पास आ रहा है भाई साहब कितना, 25 + 9 - 16, तो 25 ऐसे 16 के 25 अपना ये आ जाएगा 18, है ना, 9 दूनी 18, हाँ ये 18। तो x बराबर अपना कितना आ जाएगा 1.8, x अपना कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। अच्छा, अब x आ गया है तो इसको अपन यहाँ से, है ना, सपोज मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम फर्स्ट अपन क्या कर सकते हैं भाई साहब, pn का स्क्वायर बराबर 9 माइनस, है ना, इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा। क्यों भाई, x बराबर 1.8 है, उसमें रखना सही होगा कि नहीं होगा, मेरे ख्याल से अपने को उसमें रखना तो सही नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा। ये देखते हैं ना, अपना जो O-n है ना, O-n, ये फ्रॉम फर्स्ट वगैरह हटाओ, किसी काम का नहीं, इसलिए मैं आज इक्वेशन बना ही नहीं रहा हूँ ना। अपने पास जो O-n था वो क्या था, 5 - x था, यानी कि 5 - 1.8 है कि नहीं, O-n अपना यही था। पर ये अपने को दे भी क्या देगा, वही करना ही पड़ेगा अपने को, और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये तो सम उसका 5 के बराबर ही आ जाएगा। तो घूम फिर के चलो भैया स्क्वायर करना ही पड़ेगा, तो इसको कर देते हैं फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे pn का स्क्वायर बराबर 9 - 1.8 का होल स्क्वायर, है ना, तो 9 - 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 324, तो 2 पॉइंट आएगा तो 3.24 समथिंग आएगा। ये कितना जाएगा भाई साहब, है ना, 42 लिख दिया मैंने, सॉरी, 3.24, है ना, 3.24 कितना आ जाएगा, तो ये माइनस करके देख लेते हैं, 9.00 और ये आपका 3.24 है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा भाई साहब 8, ये 9 और ये 10, 9 और ये बचा कितना 5.76, है ना, 5.76 क्या आ रहा है, ये pn का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को pn बराबर मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5.76, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है ये, है ना, तो 2.4 लिख दे रहा हूँ। pn बराबर कितना आ रहा है अपने पास 2.4। अब फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड PQ, तो देखो ना, नाउ PQ, है ना, जो PQ जो कॉर्ड है अपनी, PQ जो कॉर्ड है वो कैसे बन सकती है भाई साहब, PN + NQ से बन सकती है, जहाँ पे ये बात अपने को पता है कि PN + PN लिखा जा सकता है, यानी कि 2 टाइम्स PN लिखा जा सकता है, यानी कि 2 × 2.4 किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 4.8, है ना, 2 4 8, 2 2 4, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक, तो कॉमन कॉर्ड PQ की लेंथ हमारे पास कितनी आएगी 4.8 सेंटीमीटर। तो ये 4 क्वेश्चन काफ़ी बड़े क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने इनको पहले अटेम्प्ट किए हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में अपन जितने भी छोटे क्वेश्चंस हैं या थ्योरम्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से देख लीजिए, है ना, ये भाई ध्यान रखना, ये है ना, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हालांकि यही था इतना अपना, तो सर्कल में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।